अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर ख़िदमत है। इश्यूज़ बहुत हैं जिस पर मैं गुफ्तगू करनी होती है और आप लोगों का आजकल रिस्पांस बहुत आ रहा है। मैं सारे मैसेजेस कोशिश तो मैं करता हूँ कि मैं सारे देख लूँ, लेकिन रह जाते हैं। मैं माज़रत और माफ़ी चाहता हूँ, वक्त की किल्लत है। वकालत मेरा पेशा भी है, मेरा शोबा भी है, मेरा उड़ना बिछोड़ना भी है। उसके बग़ैर मैं कुछ भी नहीं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा तवज्जो वकालत की तरफ देनी है। अब ये काम भी आप लोगों ने ज़िम्मे लगाया हुआ है, इसे भी पूरा करना है। पहले मैं सानिया सियालकोट के हवाले से जो बातें मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर कही हैं और वो चीज़ें अब साबित हो रही हैं कि ये एजेंडा था, पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश थी। ये सो कॉल्ड लिबरल जिस तरह तबाही की ना इन लोगों ने, इन सब को वो भुगतना पड़ेगा, याद रखिएगा। एक जहाँ ये है, एक जहाँ वहाँ है। इंसाफ होना है, यहाँ वहाँ भी होना है। इतनी अगर चीज़ समझ आ जाए तो हालात ठीक हो जाए। चलिए मैं बाकी गुफ्तगू साथ साथ ही करूँगा। और बैकग्राउंड पे अभी आप देख रहे होंगे जनाब चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ, कोर कमांडर सबकी आज बाकायदा GH के अंदर कल यानी कोर कमांडर की काम के एलामिया जारी हुआ और वज़ीर-ए-आज़म के बाद फ़ौज की आला क़यादत का भी श्रीलंकन शहरी के कत्ल पर सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। और को एलामी में कहा मजहबी जुनूनियों इंतहा पसंदों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसका दो पहलू हैं मैंने, और मैं जुनैद इकबाल साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, प्यार करते हैं। सुबह नूर के प्रोग्राम में सुबह सुबह मेरा उन्होंने मौक़िफ़ लिया। दो सवाल, उनके सवाल क्या थे और मेरे जवाब क्या थे। वो प्रोग्राम हो सके तो पूरा ज़रूर देखिएगा, लेकिन मैं अपना मौक़िफ़ आपके सामने बैनुल-अक़वामी तौर पर, बुनियादी हकूक़ के तौर पर और एजेंडा क्या है ज़रा सुनिएगा। आप अदर साहब ये बताइए कि इंसानी हुकूक़ के हवाले से बड़ा कैटेगोरिकल आईन पाकिस्तान बतलाता है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि 11 अगस्त की जो तकरीर है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की, उसे जो शमा बरदार है अपने मकसद के लिए उठाते हैं। एक्चुअली तो वो रिफ्लेक्शन है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाक मदीना का। और देखिए अब किस तरह से सिक्योर किया अक़लियतों के हुकूक़ का आईन पाकिस्तान ने। ज़रा बताइए साहब इस हवाले से, और थोड़ी सी आंखें लोगों की खुलनी चाहिए इस हवाले से, बताइए। हाँ, बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। हमारे यहाँ असल समझना है कि ये एक इंटरनेशनल साजिश चल रही है और पाकिस्तान के अंदर भी एक क्लास है जो ख़ास तौर पर साबित करना चाह रही है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। ये मुस्लिम तौबा नौज़बिल्ला के इस हवाले से ये मुस्लिम स्टेट के तौर पर चल नहीं सकती। हालांकि इसका बुनियादी तौर पर इसी बात के ऊपर और इसी चीज़ को मिसाके मदीना को और हज़रत कायद-ए-आज़म की इन चीज़ों को सामने रखते हुए आईने पाकिस्तान 1973 जब बनाया तो दो चीज़ों का बड़ा ख़ास ख्याल रखा। एक तो दिबाचे में माइनॉरिटीज़ का, आम आदमी का, हर एक का बड़ा ध्यान रखा गया। तो यही नहीं है, फिर नजरिया है पाकिस्तान को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और ये जुल्फकार अली भट्टो साहब को क्रेडिट जाता है कि बाद में बैठकर कुछ चीजों को उन्होंने किस तरह से आर्टिकुलेट किया और 2A डाला। फिर आइन के अंदर आर्टिकल 227 डाला, यानी जो बुनियादी तौर पर जो बेसिक डॉक्यूमेंट है कुरान, कोई भी चीज आईने पाकिस्तान में उससे मुतसादम नहीं हो सकती। दुरुस्त। वाकई दो जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर देखा जाए कुरान मजीद देखा जाए, जो चीजें तयशुदा हैं वो इसी आईने पाकिस्तान का हिस्सा होंगी। इसीलिए बुनियादी तौर पर आइन के बुनियादी हक आगे आइन के आर्टिकल 9 से शुरू हो जाएं आप, और ये चले जाएंगे तकरीबन 29-30 तक। 9 में बात आती है राइट टू लाइफ। यहां ये नहीं कहा कि एवरी मुस्लिम शैल हैव ए राइट टू लाइफ, नो, हर एक की राइट टू लाइफ है, जिंदगी की जमानत देता है। यहां मुस्लिम और गैर मुस्लिम की कोई डिस्क्रिमिनेशन, यानी इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं इस वक्त आप आईने पाकिस्तान की रूह में। जी बिल्कुल, बड़ा वाज़ेह तौर पर मैंने सबसे पहले नो पर्सन शैल बी, नो पर्सन है, नो मुस्लिम का लफ्ज नहीं है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। आगे आर्टिकल 10 है सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन।
यानी उस बंदे को अगर लेकर आपने अरेस्ट में ले लिया, डिटेन कर लिया, वो भी नहीं आप कर सकते, उसको आप अरेस्ट पे भी नहीं ले सकते, डिटेंशन में नहीं कर सकते कानून के मुताबिक। फिर आर्टिकल 10 ए कहता है राइट टू फेयर ट्रायल, यानी यहां हमारे आईन ने दहशतगर्दों को राइट टू फेयर ट्रायल दे दिया, दहशतगर्दों को जो किसी मुस्तहिक नहीं है। तो फिर तो एक आदमी जिस हवाले से ये बात की जा रही है, श्रीलंकन को देख लिया, अगर कोई जुर्म भी किया था तो उसे राइट टू फेयर ट्रायल मिल रहा था। फिर स्लेवरी रोकी है, फिर माजी से सजा नहीं हो सकती। अब अगला आर्टिकल बड़ा अहम है, इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ ए मैन, द डिग्निटी ऑफ ए मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवायलेबल। यानी आईने पाकिस्तान ने तो डिग्निटी ऑफ मैन को भी इस तरह से प्रोटेक्ट किया है। फिर यही नहीं है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आजादी फिरने की, असेंबली की फ्रीडम, और जो सबसे अहम आर्टिकल मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं वो आर्टिकल 20 है, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। जरा बात थी कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट हिज रिलीजन जो रिलीजन फॉर्म किया है। फिर यहीं से आगे चले जाते हैं, आप आगे चले जाए, आर्टिकल 22 है कि सेफ गार्ड एज टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, ये नहीं कि मजहब की बुनियाद पर दाखिला नहीं देना, आपने वहां भी रोका है। फिर यही नहीं, फिर आप आगे आ जाए, आप आर्टिकल 25 आ जाए, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, यहां कह दिया ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब यहां अगर और आगे आ जाए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, यानी किसी जगह भी मुलाजमत में हर तरह से, इससे बड़ा और डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है कि जो बैठकर आपको हर चीज का फराम कर रहा है। फिर यही नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी देख लें, उन्होंने भी बड़ी प्रोटेक्शन दे दिया। तो आईने पाकिस्तान 1973 एक ऐसा मुकम्मल डॉक्यूमेंट है कि जिसने हर इंसान की, कि ये नहीं कि मुसलमानों को अलहदा रखा है, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं। आप इंडिया के अंदर हम देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है, फलस्तीन के अंदर हम देख रहे हैं मुसलमानों के साथ क्या हाल, आप श्रीलंका में देख लें, आप अंदाजा लगाएं। हमारे यहां हमने अदालतों में लेकर गए कि शमशान घाट वगैरह इनकी बना कर दें, इन्होंने अगर बरियल करनी है उनके लिए जगह फराहम करें। और हमारी कोर्टों ने बाकायदा, अभी आपने मंदिर जलाने के कितने वाकये देखे हैं, हमारी अदालतों ने, हमारी हुकूमत ने बाकायदा उनकी प्रोटेक्शन की। लेकिन दूसरी तरफ मैं बात नहीं करना चाह रहा इस मौके पे, हमने श्रीलंका के अंदर देखा है, श्रीलंका के अंदर लाशों, मुसलमान की लाशों को जला दिया गया। अब ये ना हमारे मजहब में तो इजाजत ही नहीं है, और वहां उनके प्रोटेक्शन नहीं हो सकी, याद रखिएगा। लेकिन हमारे आप यहां देखें कि इस श्रीलंकन को प्रोटेक्शन देने के लिए आइन भी आया, कानून भी आया। अब हम सब लोग इस बात पे ना सिर्फ कंडेम कर रहे हैं, और बल्कि सारे मामले को हम मजहबी पहलू से भी देख रहे हैं और आईनी पहलू से भी देख रहे हैं। साहब, मैं इसमें बड़ा आपने बड़ी अच्छी और बड़ी प्रिसाइज गुफ्तगू रही, इंसानी हुकूक पे भी बात हो गई, गैर मुस्लिमों के हुकूक पे भी बात हो गई। लेकिन एक बात बड़ी अहम तरीन है, वो मैं अगले फेज में जब आपके पास आऊँगा वो आपसे मैं ज़रूर पूछूंगा। वो बात ऐसी है कि आज जो पाकिस्तान के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ करने वाले लोग जो बैठे हुए हैं, जो ट्विटर गैंग बैठा हुआ है, फेसबुक का गैंग बैठा हुआ है, सोशल मीडिया का गैंग बैठा हुआ है, वो एक मकसद के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन वो सवाल बड़ा अहम है, वो मैं इंशाल्लाह नहीं। अब मैं अजहर सिद्दीक साहब आपकी जानिब आ रहा हूँ और बड़ी अहम तरीन बात आपसे मुझे समझनी है। देखिए, मैं जो इस वक्त महसूस कर रहा हूँ ना, एक परसेप्शन जिसकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, और ये मेरा अपना ओपिनियन है। मेरा अपना ओपिनियन ये कि ये जो मॉब है, ये जो हुजूम है, जो कुछ भी ये हुजूम कर गया है, ये एक हुजूम था। लेकिन इसके पैरेलल आप देखिए कि मलिक अदनान अगर एक शख्स खड़ा हुआ, लेकिन साथ साथ 22 करोड़ आवाम जो है वो खड़ी हो गई। उलमाए कराम 10 तारीख को बाकायदा जो है वो श्रीलंकन काउंसलेट में जा रहे हैं, और जाहिर है वो अपने इज़हार तासुफ करने के लिए जा रहे हैं। और पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त जो है एक तरफ खड़ी हुई, एक पेज के ऊपर है कि ये जो कुछ भी हुआ है जुल्म है, बर्बरियत है, इसको मौन नहीं करते। पाकिस्तान की रोशन तारीख है कि हमारे यहाँ कोई मंदिर, कोई गिरजाघर, कोई सिनेगॉग जो है वो जलाया नहीं जाता, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जाहिर है हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो भी हुआ है। लेकिन इसके बरअक्स हिंदुस्तान के अंदर स्टेट की सपोर्ट से टेररिज्म होता है साहब, स्टेट फंडेड टेररिज्म होता है, और वहां पर हजारों की तादाद में गैर मुस्लिमों, मतलब अकलियतों को जो है वो मारा जाता है, उनको जिंदा दरगोर कर दिया जाता है, उसको कोई नहीं पूछता। हमारे एक वाक़े को उठा के जो है सारी बुनियाद बना दी गई। अब एक अजीब सी बहस शुरू हो गई। ये बताइए कि सानिया सियालकोट पाकिस्तान के माथे पे जो एक बदनुमा दाग बना है, माशरा जिस इंतहा पसंदी की तरफ चल पड़ा है, आपके ख्याल में इसके पीछे अवामिल क्या हैं और इसका तदारुक कैसे हो साहब? न्यूज़ वीक जो है बाकायदा फ्रंट पेज पे, नहीं उनका जो मतलब हेडर है वो ये बनाता है कि साहब इराक जो है खतरनाक तरीन मुल्क नहीं है, पाकिस्तान खतरनाक तरीन मुल्क है। जुनेद साहब, बुनियादी तौर पर मैं तो बड़े अरसे से देख रहा हूं कि ये एक दीन इस्लाम की अगेंस्ट साजिश चल रही है, और सबसे ज्यादा है
कि आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम ब्लॉक को उन्होंने जिस तरह प्लानिंग के साथ ज़ायनिस्ट ने देखा जाए, अगर हम 26 प्रोटोकॉल्स ऑफ ज़ायनिस्ट अगर पढ़ लें तो वो चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ आती हैं। वो जो ब्लॉक और यूएनओ का अगर चार्टर अगर आप उठाकर देख लें, वो चार्टर भी इटसेल्फ डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है। आई हैव अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैं अभी नहीं जा रहा, लेकिन मैं पिछले तकरीबन 2010 से इस मामले को देख रहा हूं कि बाकायदा एक प्लानिंग के साथ बुनियादी तौर पर ये ज़हन में रख लें, बुनियादी तौर पर ये 295C को खत्म करने की एक बहुत बड़ी घिनौनी, बिल्कुल दुरुस्त, 100% 295C की मैं बात कर रहा हूं कि ब्लैक, ये डेट से रियलिटी सर, मेरे पास रिसर्च है 100% एग्रीड। यहां पर ये बुनियादी तौर पर ये जो एजेंडा है, यानी आप ये अगर ये देखें इस सारे वाकये को, ये वाकया इस तरह के वाकये आप इंडिया में देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं, रोहिंग्या में देख रहे हैं, मैं श्रीलंका में बात कर रहा हूं, मैं फिलिस्तीन में इससे ज्यादा भयानक वाकया है मुसलमानों के साथ क्या कुछ हुआ, उनको इतना फ्लरिश नहीं किया। वजह क्या है कि वहां के स्टेट लॉज जो हैं, जरा लफ्ज बड़ा खतरनाक कह रहा हूं, कि पाकिस्तान के अंदर एक क्लास हो जाए, दैरिये कह दें, सो कॉल्ड लिबरल कह लें, उन्होंने एक अभी पिछले दिनों आपने आसमान जहांगीर का एक आप देखे तो सही, कड़ियों को कड़ियां मिलाएं आप, मैं इनको इतनी आसानी से नहीं फेंकता। आसमान जहांगीर ने एक बाकायदा यहां उसके नाम पर एक सेमिनार हुआ और क्या ऑल फॉल बका गया पाकिस्तान के खिलाफ, अकलियत के खिलाफ, मिर्जैयत, मैं क्या क्या कुछ लफ्ज इस्तेमाल करूं आपके खिलाफ, ये सारा कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं तो 2010 से इसमें बाकायदा काम कर रहा हूं कि ये बाकायदा यानी 3 काम यहां हुए। मिसाल के तौर पर अगर ये वाकया हो गया तो स्टेट फौरी हरकत में क्यों नहीं आई, यानी जो मालकान थे फैक्ट्री के, उनका ख्वाजा आसिफ से बहुत ताल्लुक है, मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन हकायक आपके इस बात ने रखना जरूरी है कि हमारे यहां सियासी जमातों का रोल भी एक स्टेट्समैन के तौर पर नहीं है। मिसाल के तौर पर यह वाकया हो गया, हमने खुद उसको बदनाम करना शुरू कर दिया पाकिस्तान को, भाई मुझे शर्मिंदगी हो, भाई मुझे क्यों शर्मिंदगी है पाकिस्तानी होने पे नाते पे, अगर एक फर्द काम कर दिया है तो मैं उसको पूरे पाकिस्तान की शर्मिंदगी करूं, डूब बनने का मकाम है ये। अच्छा अजहर साहब, एक बात ही बताइए, मैं चाह रहा हूं, मैं उस नुक्ते पे लाना चाह रहा हूं आपको कि जहां पे थोड़ा सा मुझे भी क्लैरिटी आ जाए और सुनने वालों को भी, और मैं तो इस पे बड़ा कन्विंस्ड हूं इस मामले पे। ये जो मॉब बाहर निकला है, मुझे ऐसा लगता है कि सोच ये जनरेट हो गई है कि चूंकि FIR आसानी से थानों में नहीं होती, SHO एंटरटेन नहीं करता, SSP लेवल पे जाके तमाम बातें देखी जाती हैं, और फिर आसिया मलूना जैसी जो औरत है उसको रातों रात जो निकाल दिया जाता है पाकिस्तान से, तो वो जो एक थानों के ऊपर एतमाद होना चाहिए, वो जो इंसाफ के निज़ाम के ऊपर एतमाद होना चाहिए, वो खत्म हो गया कि यहाँ तो कोई इंसाफ होता ही नहीं है ऐसे केसेस के अंदर, और कोई फैसला सुनाया नहीं जाता, लटकाया नहीं जाता, लिहाजा सड़कों पर आ जाओ और खुद फैसले कर लो। अब लेकिन जहन में रहे, मैं फिर वही कह रहा हूं, ये जो हुआ ये इंतहाई गलत है, बर्बरियत है, लेकिन वही बात है, ये हो रहा है, इसके पीछे मुझे लगता है कि शायद अवामिल ये हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, आपको याद होगा पिछले दिनों तालिबान की एक सोच डेवलप हुई थी कि यहां इंसाफ नहीं मिल रहा, और फौरी तौर पर लोगों ने तालिबान को फेवर करना शुरू, एक टाइम लगा कि लोगों से निकाले कि ये हाल नहीं है, आर्टिकल 10 आ चुका है। यहां सबसे जो मेजर मसला है ना, वो ये है कि हमारा पुलिस का निजाम, इन्वेस्टिगेशन का निजाम इतना नाकस है कि वो जानबूझ के, यानी यहां ये ज़हन में रख लीजिएगा, एक दौर था कि पुलिस को कंट्रोल करने के लिए बैरूनी एजेंसीज का रोल कोई नहीं होता था, लेकिन इस वक्त आप इस हद तक वो लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं और वो बाकायदा प्लानिंग के साथ ये काम करें। सबसे पहला जो काम है कि वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, यानी ऐसी इन्वेस्टिगेशन अगर रिपोर्ट हुआ है तो फौरन पर्चा दर्ज करके उसको हिरासत में लेना चाहिए। जैसे ही वाकया हुआ आप फौरी तौर पर पर्चा दर्ज करें, उसके अपने हिरासत में ले लीजिए। और इन्वेस्टिगेशन के लिए यहां क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए वही अनपढ़ सा एक अपना सब इंस्पेक्टर ले लें, कोई हवलदार ले लें, आपने इसमें कोई उलमा, आपने कोई इसके अंदर एक्सपर्ट, कोई वोकला, कोई प्रोसिक्यूटर, जब तक आप ये निजाम इस तरह का नहीं बनाएंगे ना, पहला काम ये है कि यहां इन्वेस्टिगेशन का निजाम इतना खतरनाक है कि कन्विक्शन रेट पुलिस की 8 से 10% है। आप देखें ना, आपने अकाउंटेबिलिटी, वक्त बहुत कम है, दो जुमलों में एक थाने की आपने बात की, और इंसाफ के निजाम को बेहतर कैसे करें ताकि एक आम आदमी का एतमाद बन जाए कि खुदा ना खास्ता अगर गुस्ताखी होती है तो मुझे इंसाफ मिल जाएगा। 2 जुमलों में, वक्त कम है। देखिए इसको छोड़ा नहीं जा सकता, कानून बड़ा वाज़ी है। यहां जैसे मैंने कहा, इसके लिए जैसे एंटी नार्कोटिक फोर्स वगैरह एक अलग अथॉरिटी बनाई जाए, और इसके लिए अलग कोर्टों के हवाले से, यानी ताकि ये इल्जाम भी खत्म हो जाए कि झूठे मुकदमा में सजा नहीं होगी, यानी ये सजा होगी, ये भी निजाम खत्म करना है। हमें सबसे पहला काम है कि इसके लिए अलग और स्पीडी ट्रायल की जरूरत है। मुकदमा दर्ज हो, 1 महीने में, 1.5 महीने में मुकदमा खत्म हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक महीनों में काम खत्म हो जाए, सारा काम ठीक हो जाएगा। जी, आपने मेरा मौक़िफ़ सुन लिया,
मैं आगे चलता हूँ आपको लेकर राना शमीम के मामले में। राना शमीम का मामला खुल के बड़ा सामने आ रहा है और बहुत सी चीज़ें बहुत जल्द आप हकायक सुनने वाले हैं आप कि राना शमीम नवाज शरीफ की कठपुतली हैं, शरीफ खानदान के लिए क्या क्या कुछ करते रहे हैं। राय नवाज खल हमारे दोस्त हैं एडवोकेट इस्लामाबाद से, उन्होंने सारा कुछ बता दिया कुलसूम बीबी के हवाले से। फिर वो यहां इस्लामाबाद में जो इन्हें मुलाजमत दी नवाज शरीफ ने, फिर गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज के तौर पर नवाजा उन्होंने। यार क्यों डरो राना शमीम, खुदा से माफी मांगो। और बोल न्यूज़ पे कल ही मेरी गुफ्तगू हुई इस पे। मैं हमारे साथ, मेरी तस्वीर ज़रा क्लियर नज़र नहीं आपको आ रही होगी, वो हाई कोर्ट में सुबह सुबह बुला लिया मुझे, तो खड़े होके मैंने स्काइप के ऊपर जो गुफ्तगू की ज़रा पहले वो सुन लीजिएगा। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर क्लियर है कि उनका बयान हल्फी इटसेल्फ ही तौहीन अदालत है। उन्होंने एक हाजिर सर्विस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है और ये तौहीन अदालत का बड़ा क्लियर कट केस है और ये एफिडेविट दिया है। और एफिडेविट भी हम लोगों ने तो तहकीक कर ली थी कि राना शमीम साहब USA से इंग्लैंड बाकायदा बुलाए गए और नवाज शरीफ का मुलाजिम वकार उनको हुसैन के फ्लैट पर लेकर गया। चार्ली गुथरी वहीं पर गए और चार्ली गुथरी के हवाले से जितनी चीज़ें हैं हम रिकॉर्ड में बहुत जल्दी लाने वाले हैं, जिससे हम साबित कर देंगे कि ये बयान अलवी बाकायदा जो कुछ भी बनाया गया ये बदनीति से दिया गया। इसका मतलब जो है, इसका मकसद जो है अदालतों को बदनाम करना था और उसके लिए बाकायदा यानी उन्हें मौका दिया गया आके जस्टिफाई करें। और यहाँ तक ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर वैसे भी आप क्लियर कर दें कि ये, और दूसरा जो उन्होंने पॉइंट लिया है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये चीज़ें हुई हैं, पाकिस्तानी जुरिसडिक्शन नहीं आती, ये तो इशू है ही नहीं है। इशू ये है कि आपने एक बयान दिया है, बयान जाके दुनिया के किसी कोने पे भी दें आप, जब वो बयान देंगे उसको आप साबित करना है। अब साबित होना का मुझे तो नजर बिल्कुल नहीं आता है, जो मर्जी कर लिया जो, और ना इसमें किसी ट्रायल की जरूरत है। जो उसने लिखा है वो तौहीन अदालत के जिम्मे में आता है। वो अखबार को लीक हुआ है जिस तरह हुआ, मिसाल यानी वो कहते हैं कि अखबार को लीक हुआ है। दो बातें हैं, एक तो बात बड़ा है कि वहाँ पर नोटरी के लिए हम लोगों ने एक दोस्त को भिजवाया, उसी नोटरी के पास उसमें लिख दिया गवर्नर हाउस या दरिया रावी के मालिक हैं, उसने वही चीज़ अटेस्ट कर दी। उस बयान अलवी की हैसियत कोई नहीं है। और ये कहना कि मैंने लीक नहीं किया, या तो इल्ज़ाम लगाएंगे उसके ऊपर, अगर उस पर इल्ज़ाम लगेगा नोटरी पब्लिक के ऊपर तो नोटरी पब्लिक का लाइसेंस वहाँ इंग्लैंड में सस्पेंड हो जाएगा, वो बतल हो जाएगा। तो उसे वो ये चीज़ें सारी अब रिकॉर्ड पर लेकर देनी है। सारा जो ओनस है वो राना शमीम के ऊपर है और राना शमीम की कोशिश यही थी कि ये इस मुल्क से भाग सके, ताकि भाग के इंग्लैंड में जैसे नवाज शरीफ छुपा हुआ ये भी छुप सके। उन्हें नहीं अंदाजा था कि ये बयान अलवी बाकायदा उन्होंने, जिन्होंने बयान अलवी नवाज शरीफ वगैरह लिया, उन्होंने तो अपना इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल का क्या कर लिया कि वहाँ पर देना है और बाद में बाकायदा वो लीक कर दिया गया और अदलिया को मिलाइन करने की कोशिश। ये मौका आ गया है कि इसकी पूरी तहकीक इंग्लैंड के अंदर हमने कोशिश की है कि CDR का डाटा वहाँ से इंग्लैंड से मिल सके कि ये वहाँ किन किन लोगों से मिले हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड में चीज़ें मैं आपको बता दूं कि बयान अलवी बाकायदा उससे चार्ली गुथरी से किसी और का बनवा लिया हुआ है। बाकी डाटा कलेक्शन सारी हम कर रहे हैं, अब इनके पास जस्टिफिकेशन कोई नहीं। एक और बात बता दूं आपको कि बयान अलवी के अंदर जो स्टेटमेंट जमा कराया है उसमें 10 तजादात हैं। पहले बयान अलवी में कोई जिक्र नहीं किया कि मेरी बीवी से वादा किया था मैं इसलिए बयान अलवी। लेकिन अजहर साहब, अब इसमें दो चीजें मैं पूछना चाहूंगा आपसे। एक तो वो कहते हैं कि मैंने पब्लिक ही नहीं किया, मतलब उनका मकसद जो होगा वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो अदालत की तौहीन उनका मकसद नहीं था। उनके पास कुछ बातें थी जो कि वो बताना चाहते थे, जो कि पब्लिक की आय में नहीं लाना चाहते थे। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा, जो इल्जामात लगाए गए हैं उस बयान हल्फी में, क्या उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए? तो देखिए, पहली तो बात है कि वो इल्जामात हैं, इल्जामात की तहकीकात का इशू नहीं है। अदालतों पे आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अदालतों के लिए उनके पास पूरा मौका था। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि ये जो ऑर्डर है एवन फील्ड का वो यानी जस्टिस साकिब निसार साहब के कहने पर किया। अब बड़ी सीरियस बात है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने पनामा में डिस्क्वालीफाई किया, उनकी GIT बनी, 126 दिन वो हेयरिंग चली, 6 दिन के लिए 60 दिनों के लिए GIT हुई, 6 दिन के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई, फिर नैब में ट्रायल चला और नैब ने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के बाद फाइनल किया। अगर ऐसी कोई बातें थी ये जाके ट्रायल कोर्ट में थी। और आपको याद होगा अरशद मलिक का केस आया था, अरशद मलिक में इस तरह की वीडियो लीक की थी, वो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस वीडियो पे मैटर टेकअप किया और उन्होंने कहा कि पहले इसका फॉरेंसिक कराना है, फिर शहादतें होंगी, शहादतों के बाद देखा जाएगा क्या वाकई उसने केस को इफेक्ट किया। यहाँ केस बड़ा सीधा सा है
कि एवनफील्ड की प्रॉपर्टियों की बस ट्रेल मौजूद नहीं है, जायदादों की तफसीलात मौजूद नहीं है, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का पैसा है सारा, ये सिर्फ और सिर्फ अदारों को मिलान करने की कोशिश हो रही है। साकिब निसार साहब के ठीक है एडवोकेट साहब, ये फरमाइएगा कि अगर हम थोड़ा सा माजी में चले जाएं, पैनामा लीक्स की बात करें तो वहाँ हमने ये देखा था कि जब बारे सबूत की बात आती थी तो ये कहा जाता था कि जिस पर इल्ज़ाम लगा है वो साबित करे, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि राना शमीम से ये कहा जा रहा है कि वो साबित करें, लेकिन जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है उनका कोई नाम भी इसमें नहीं आ रहा। देखिए वो बड़ा क्लियर है, नैब के कानून में है कि जायदादों की मनी ट्रेल जायदादें उनके नाम पर है। ये बयान तो एक झूठा बयान है, यानी या तो ये भी कोई जायदादें होती करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से तो फिर ये मामला आना था जज साहब के ऊपर। लेकिन ये जो बारे सबूत वाला इशू है ना, ये इस बयान के हवाले से इतलाक नहीं होगा, वो आपकी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से इतलाक होगा। इसके लिए साबित अब इन्हें करना है, और ये तौहीन अदालत बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर है, जो बातें उन्होंने की हैं वो हकायक से हट है। केस जो है मेरिट पे हुआ है, सबूतों की बुनियाद पर फैसला हुआ है, और सबूत आपको याद है कतरी खत ले आए थे, फिर ये ले आए थे यहाँ घोड़ों या खच्चरों पे सऊदिया में चीजें सारी गई थी, मौका पूरा मिला था। और नैब कोर्ट ने एक और सजा उनको दी है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए। आज तक कोई आप बता दें, कभी मीडिया पे आकर बता दें, बेटी आती थी कहती थी मैं मेरी सेंट्रल अंदर क्या पूरे पाकिस्तान में जायदादें नहीं है, नवाज शरीफ कहते थे ये है वो जराए, आपके सामने जराए तो आज तक आ नहीं सके हैं। और इनकी औकात इनकी इतनी है कि 1988-89 के अंदर जो मियां मोहम्मद शरीफ है उनकी आमदन 9,36,211 रुपए है। ये मैं रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूँ, और 9,36,000 से अरबों रुपए की जायदाद तो नहीं खरीदी जा सकती। तो बुनियादी तौर पर ये सिर्फ और सिर्फ अदालतों को मिलान करने के लिए और पॉलिटिसाइज करने के लिए किया जा रहा है। उन्हें चाहिए जाकर शहादतें पेश करें। लेकिन ये सब कुछ जी आपने वो गुफ्तगू सारी मेरी सुन ली बड़ी क्लैरिटी के साथ। आगे मैं ख़बर देता चलूँ कि जो बयान अल्फिया टेस्ट हुए हैं और बयान अल्फी की औकात क्या है वो बहुत जल्द मैं आपके सामने ला रहा हूँ, और एक आध दिन के अंदर ज़्यादा दूर नहीं है। और जहाँ तक वो वीडियो जो अहमद दुरानी के हवाले से वो फेक फैब्रिकेटेड है, और डीप और वीडियो लीक और डीप ऑडियो लीक जो मर्ज़ी आप कहें उसको, उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते बनाई गई है, सॉफ्टवेयर नहीं है ये, याद रखिएगा। अब मैंने एक और गुफ्तगू अभी आपको सुनानी है। हमारे दोस्त हैं नदीम जैदी साहब, और नदीम जैदी साहब ने जो ट्वीट किया मैं वही पढ़ूंगा। गरीदा फ़रूकी, आसमा शराजी, मंसूर, सलीम साफ़ी और हामिद मीर वगैरह, ज़रा अपने बाप राना सनाउल्लाह की ज़ुबान पर भी गौर करो, क्योंकि जब किसी ने उसकी ज़ुबान में जवाब देना तो सबसे ज़्यादा नंगा नाच भी तुम्ही ने दिखाना है। बाबा अली मेरा नहीं है, उन्होंने जो कहा, और राना सनाउल्लाह ने क्या गुफ्तगू की, ट्वीट बैकग्राउंड पर ये चल रहा है, राना सनाउल्लाह ने जो गुफ्तगू की, और आपके यहाँ किसी एंकर हज़रत ने उसको नहीं टेकअप लिया। आपको याद होगा डॉक्टर मारिया के साथ भी जो गुफ्तगू की थी ना, मैं दोनों चलाऊंगा आज, पहले ये सुन लीजिएगा, पूरा नहीं है क्लिप, जहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए उसके बाद बाकी काट के सिर्फ उतना शॉर्ट साहब वो सुनिएगा, और उसके बाद डॉक्टर मारिया का मुझे प्रोग्राम में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया साफ़ियों के अगेंस्ट, कोई बोला आप में से, ज़रा वो भी सुन लीजिएगा। और मियां नवाज शरीफ को मैंने जेल में रखना है, वो तुम्हारा बाप जो है वो गर्दन में रखा है। अपना इलाज नहीं करवा रहा, उसमें इनका भी इलाज कर रहा है। एंकर सारे जो हैं वो बड़े स्मार्ट हैं। ये जो एनालिस्ट हैं वो भी सारे, यानी जिनके माँ बाप का नहीं पता, वो आगे टीवी पे बैठ के जो है वो 2-2 घंटे जो है वो घटिया गुफ्तगू करते हैं और वो एनालिसिस करते हैं। जी आपने वो भी सुन लिया, मैं आगे लेके चलता हूँ। 2-3 अहम इशू रह गए थे, सुबह बताता चलूँ। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर मुबशर 5 साल मुद्दत करने के दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जस्टिस जवाद हसन ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है वो जारी कर दिया। सरकारी वकील ने जवाब की मोहलत मांगी है, और दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि 5 साल की मैंडेट लेकर आए हैं, हुकूमत ने उन्हें गैर आनी तरीके से मुअत्तल किया, और उनके वकील के ही मुताबिक 22 माह मुअत्तली के अरसे को सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी करार दे चुकी है। एडवोकेट जनरल को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया।
और अफ्रीकन को तहरीरी जवाब दाखिल करने का कहा है 15 दिसंबर तक समाअत मुलतवी। फिर आप सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है। आपको याद होगा कि आला दलिया के जजेस भी हटाए गए थे, तो उनकी तो यानी वो भी तो मुअत्तल रहे थे, काम नहीं किया था। वो बुनियादी तौर पर शौक़ के लिए आए अपनी जगह, लेकिन आला अदालत यानी हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार ही नहीं है। जो आपका म्याद है जिस टाइम के लिए असेंबलियाँ हैं, यानी इस तरह कल असेंबली मुअत्तल हो जाए तो असेंबलियों की म्याद बढ़ जाएगी, ना ना ना, जो टाइम है उसी टाइम के दौरान रहना है। ये दरख्वास्त काबिल ख़राज है। बहरहाल शौक़ है कि मैं मेयरशिप मुकम्मल कर सकूँ, लेकिन मुलाजमत बहुत मुश्किल होती है काम, और हिम्मत वाला वही है जो सच को सच और झूठ को झूठ कहे। एक और इशू था कुछ एक लोगों ने पूछा, और मैं जो कि पैमरा के हवाले से कल बात कर चुका था। थिएटर में स्टेज अदाराओं के कपड़े बदलते हुए वीडियो बनाने का स्कैंडल है। अदाकारा खुशबू जो है उनका एक पेशा है, हमें एतराज़ तो कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अच्छा नहीं है। ये जब हम सोशल मीडिया पे चीज़ों को डिस्कस करते हैं, 21 दिसंबर तक ज़मानत मंजूर कर ली है गिरफ़्तारी से बदलने के लिए, बेल बिफोर अरेस्ट बचने के लिए। एडिशन सह जज राय यासीन शाहीन ने साइबर विंग ने अपना मुकदमा दर्ज कर रखा है, अपना कपड़े पहनते हुए, मैं क्या कहूँ इसको, थिएटर मालिक तारक महमूद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया है, और थिएटर डायरेक्टर अजमल समीउल और इमरान अख्तर पहले या बुरी ज़मानत पर हैं। प्रोग्राम चूँकि मैं पहले इसे मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन अभी गुफ्तगू ज़रूर करनी है उसके ऊपर, और आप लोगों के नॉलेज में होनी चाहिए कि पंजाब हुकूमत ने सानिया सियालकोट के जल्द मुल्तकी अंजाम पहुँचाने का फ़ैसला, प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं आरिफ कमाल नून है, खुसूसी टीम तश्कील दे दी है उन्होंने। 2 रुकनी इन्वेस्टिगेशन टीम है जो ट्रायल की पैरवी करेगी, और सरबराही डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अब्दुर्रऊफ वट्टू करेंगे। सियालकोट जाएगी और इन्वेस्टिगेशन बारे पुलिस से ब्रीफिंग लेगी। और ज़्यादा लंबा हो गया प्रोग्राम, मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।